नमस्कार, मैं नरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पलवल, कुरुक्षेत्र। आज हम आर्ट्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन और उसके बारे में जो जानकारी कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा है, उसके बारे में जो हमें जानकारी है वो किन सोर्सेज से पता चलती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो ज्योग्राफी फील्ड का मेन एरिया नहीं है, पर अगर ज्योग्राफी के फील्ड में हम अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। एक ज्योग्राफर के लिए उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अर्थ का जो नेचर है, उसका जो कन्फिग्रेशन है, जो रिलीफ का जो आउटर में आपको दिखता है, तो वो लार्जली डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, और जो इंटीरियर फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड कैसा है। इंटीरियर जो फोर्सेज हैं जैसे वोल्केनो, माउंटेन बिल्डिंग है, फॉल्ट है, फॉल्टिंग है, ये किस तरीके से अर्थ स्ट्रक्चर को चेंज करती है, आउटर सरफेस में या इनसाइड में कैसे चेंज लाती है, जो अर्थ के पूरे कंपोजिशन को, उसके नेचर को, उसको पूरे लार्जली तरीके से वो क्या करती है, इफेक्ट करती है। अगर हम पहली उसकी बात करें कि इंट्रोडक्टरी अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो अर्थ का जो कंपोजिशन है वो ज्योग्राफी का, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि वो उसका मेन डोमेन नहीं है, पर हमें उसके बारे में पढ़ने के लिए हमारे लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसका होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जो एंडोजेनिक फोर्सेज हैं वो क्या करती हैं, वो अर्थ के ऊपर ऑपरेट करती रहती हैं और वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं कि अर्थ का जो नेचर कैसा होगा और उसका जो रिलीफ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये एंडोजेनिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है। वही उसको मॉडरेट करती है, उन्हीं के द्वारा ही अर्थ का इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है मोस्टली जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसके बारे में अब अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा होगा हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास वो कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो ठोस है, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड फॉर्म में है। तो हमारे पास जो मेन सोर्सेज हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, तो वो हमारे पास तीन मेजर सोर्स हैं। आर्टिफिशियल सोर्स, दूसरा जो है वो है डिफरेंट थ्योरीज, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफर्स ने, जियोमोफोरोलॉजिस्ट ने जो थ्योरी दी है, उन थ्योरी में उन्होंने क्या अज्यूम किया है। और तीसरा जो है वो नेचुरल सोर्स है, जिसमें आपका वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक और सिस्मोलॉजी जो है, माउंटेन बिल्डिंग्स जो होता है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है, उसके थ्रू भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं कि अर्थ जो हमें ऊपर से दिखाई देती है, अगर हम उसमें उसके सेंटर तक जाएं तो हमें कैसी लेयर मिलेगी, कौन सी रॉक्स मिलेगी, उनका कंपोजिशन क्या होगा, उनका स्टेट क्या होगा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में है या वो सॉलिड फॉर्म में है या वो गैसियस फॉर्म में। अगर हम फर्स्ट सोर्स की बात करें, अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें, तो आर्टिफिशियल सोर्स में हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है डेंसिटी आता है। कोई भी मटेरियल होता है उसकी एक डेंसिटी होती है, उसका एक घनत्व होता है। तो अगर हम अर्थ के घनत्व की बात करें तो अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसमें मैंने आगे नहीं लिखा है, ये जनरली हमें पता होता है कि जो डेंसिटी है वो हमेशा ग्राम्स क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। अगर हम अर्थ के टोटल कंपोजिशन को देखें, उसके अपर सरफेस से लेके और कोर तक देखें, तो जो उसका आउटर सबसे जो थिन लेयर है, यानी कि एक तरीके से हम अगर उसको कहें क्रस्ट, ये हम आगे में पढ़ेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। अगर उसके आउटर लेयर की बात करें जो सबसे थिनर है, जो सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 3.0 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके नीचे की जो लेयर है, जो अपर लेयर के जो बिनथ में है, नीचे में है, जिसको हम सेकेंड लेयर भी कहते हैं, जो क्रिस्टलाइन रॉक की बनी होती है,
और उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 3.5 है। और इन सब में जो थर्ड लेयर है, जो सबसे नीचे के, जिसको हम कोर भी कहते हैं, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, 11 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। कैवेंडिश एक थे जिन्होंने 1798 के अंदर अर्थ की डेंसिटी को न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉ के अकॉर्डिंग मेजर किया था। और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो अर्थ की डेंसिटी है, जो एवरेज डेंसिटी है, वो 5.48 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर थी। सो एक ट्रेंड इसमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम इनसाइड जाते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस से उसके कोर तक जाते हैं, तो देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डेंसिटी, यानी कि हर लेयर में जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती रहती है। अगर हम अब सेकंड पॉइंट की बात करें, जो सेकंड जो हमारे पास सोर्स है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, इनसाइड कैसा है, तो वो है प्रेशर का। पहले ये समझा जाता था कि जो कोर की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी ज्यादा होने का मेन कारण है कि जो ऊपर की जो रॉक्स है उनका प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। क्योंकि अगर हम अर्थ स्ट्रक्चर की देखें तो सबसे जो ऊपर की लेयर है वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, फिर कोर है। तो ये जो रॉक्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हैं, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करती है, वेट डालती है, और वेट के कारण उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। तो एक वेल नोन प्रिंसिपल ये है कि जो डेंसिटी ऑफ रॉक है वो इंक्रीज होगी, कैसे, जब प्रेशर इंक्रीज होगा। सो इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या करती है, वेट रिलीज करती है। सो इस तरीके से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही डेप्थ बढ़ेगी रॉक की डेंसिटी भी बढ़ेगी। पर ये वाली स्टेटमेंट जो है, जब ये थ्योरी आई कि इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ डेंसिटी बढ़ती है, पर कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे कंटिन्यूस जो एक प्रोसेस थी कि डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है, तो ये एक जनरल ट्रेंड हो जाएगा कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा। बट इसको क्या किया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि रॉक की जो डेंसिटी है वो एक लिमिट तक ही बढ़ती है। उसके बाद चाहे उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर पाइल अप कर दो या कितना भी मटेरियल उसके ऊपर आप डाल दो, उसके बाद उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जो पहले वाली स्टेटमेंट थी कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वो वाला जो प्रिंसिपल है वो रिजेक्ट कर दिया। सो अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर जो है, so thus it may be stated that the very high pressure is not the reason behind very high density of the core of the earth। यानी कि जो कोर की जो डेंसिटी है, जो हमने डेंसिटी वाले पोर्शन में पढ़ा कि कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो जब वेट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ये जो कंसेप्ट था कि कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये रीजनेबल नहीं है। इसके पीछे का रीजन कुछ और भी हो सकता है, और उसके पीछे का मेन रीजन है कि कोर की डेंसिटी ज्यादा होने का मेन रीजन ये पाया गया है कंपोजिशन ऑफ रॉक। क्योंकि जो कोर है वो किससे बना है, वो निकेल और आयरन से बना है, और इन दोनों ही मटेरियल का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो कोर का डेंसिटी का मेन रीजन है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन द कोर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का कोर है उसमें आयरन और निकल पाए जाते हैं, और उनके मिक्सचर के कारण ही जो कोर है उसका डेंसिटी ज्यादा है। और ये कैसे पता चला हमें कि उसमें आयरन और निकल पाए जाए, एक्सपेरिमेंट है, जियोमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने इसको ऑथेंटिकेट किया है कि जो अर्थ का कोर है वो किसका बना हुआ है, वो हैवी मटेरियल का बना हुआ है जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे सामने आता है, वो है टेम्परेचर। ऐसा माना गया है कि जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ जाते हैं टेम्परेचर
बढ़ता चला जाता है। जैसे हम ज़मीन के अंदर बोरहोल्स करते हैं या डीप माइनिंग करते हैं, तो जैसे ज़मीन में नीचे जाते हैं, अर्थ में नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर के बढ़ने की जो रेट है वो 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस एवरी 100 मीटर्स है। वैसे जनरली मैं बता देता हूं आपको, ऑन एवरी 32 मीटर्स देयर इज ए इंक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, कि हर 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। पर यहाँ पे हम सिंपल अगर 100 मीटर्स में देखते हैं तो 32 इंटू 3 करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है। बट ये जो चेंज है टेम्परेचर में इनसाइड द अर्थ, ये कांस्टेंट नहीं है। ये वाला जो ट्रेंड है वो हमें 8 किलोमीटर की गहराई तक, जनरली हम 8 किलोमीटर की गहराई तक ही हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट ऑथेंटिकेट दैट देयर इज इक्वल इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ऐसा कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। बट हमें यह देखने को भी मिलता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशियनिक क्रस्ट के नीचे अगर हम इनसाइड में जाएंगे तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का जो रेट है, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे अगर हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर तेज गति के साथ हाई रेट से इंक्रीज करता है। बट ओशियनिक करंट जो क्रस्ट है उसके नीचे जो टेम्परेचर है वो उतनी हाई रेट के साथ इंक्रीज नहीं करता। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है कि जो मिनरल्स हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं या जो ओशियनिक क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं, यानी कि महाद्वीपों की परत के नीचे और महासागरों की परत के नीचे, महासागरों की परत के नीचे महाद्वीपों की परत के नीचे के मुकाबले कम मात्रा में रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं। या यूं कहें कि महाद्वीपों की परत के नीचे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा है, यानी कि उनके अमाउंट ज़्यादा है। ओशियनिक क्रस्ट के नीचे रेडियो एक्टिव मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हैं वो इनसाइड द अर्थ दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रेडियो एक्टिव जो मिनरल्स हैं ये हीट क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। और कंडक्शन और कन्वेक्शन की जो प्रोसेस है, जो हीट ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, इसके थ्रू जो मैटर्स हैं वो क्या होते हैं, हीट अप होते रहते हैं, गर्म होते रहते हैं, और वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो टेम्परेचर का जो ट्रेंड है इंक्रीज का वो सब जगह एक समान नहीं है। दूसरा क्या है, जो हीट मूवमेंट है वो कोर से लेके आउटर सरफेस तक वो बहुत धीरे है, उतनी तीव्र गति से वो नहीं है। अगर हम ये मान लें कि कोर पे जो टेम्परेचर है तो उतना ही टेम्परेचर अपर लेयर में भी होना चाहिए, यानी कि कोर से रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वहां से हीट क्या करती है, मूवमेंट करती है आउटसाइड। पर ये जो मूवमेंट है हीट का कोर से लेके आउटर तक, ये बहुत धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमी प्रोसेस है। स्लग्गिश रेट ऑफ कंडक्शन, यानी कि जो मटेरियल है जब वो कांटेक्ट में आता है तो उसके हीट होने की जो प्रोसेस है, जो उसके हीट होने की जो रेट है वो बहुत ही धीमी है। यानी कि अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 10 मीटर की जो थिक लेयर है उसको गर्म होने में अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगते हैं। यानी कि 3 साल में वो 10 मीटर की थिक लेयर गर्म हो रही है। और अगर हम आउटर सरफेस से इनर कोर तक, अगर हम ये देखें कि इनर कोर से आउटर तक जो हीट का मूवमेंट हो रहा है, कि जो टेम्परेचर जो मूव करना चाहिए जिस रेट से वो, या जिस रेट से वो मूव कर रहा है, तो अगर हम अर्थ की लाइफ को देखें हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोर के अंदर जो हीट जनरेट हुई थी वो आज तक आउटर सरफेस पे नहीं पहुंची है। क्या है वो, आज तक आउटर सरफेस पे नहीं पहुंची है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर हम अब एक दूसरा देखें कि रीजनल अगर वेरिएशन देखें तो अर्थ के अंदर रीजनल वेरिएशन भी है। जियोथर्मल अगर ग्राफ पे हम प्लॉटिंग करें कि किस एरिया में कितना टेम्परेचर है, तो अर्थ के इनसाइड में
हर पार्ट पे इक्वल रेट ऑफ टेम्परेचर नहीं है। अगर हम 1000 मीटर की गहराई पे या 2000 मीटर की गहराई पे या 10 किलोमीटर की गहराई पे इंडिया में जाएं या यूएसए में जाएं या रसिया में जाएं, तो हमें सेम डेप्थ पे सेम टेम्परेचर नहीं मिलता है। इसमें भी रीजनल वेरिएशंस है, और वो रीजनल वेरिएशन का कारण है जो हम पहले भी देख चुके हैं, वो है जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसका प्रेजेंस, क्योंकि वो सब जगह एक समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, कन्वेंशन करंट जो है, जो हीट ट्रांसफर का जो एक इफेक्टिव मेथड्स माना गया है, बट कन्वेंशन करंट जो है वो सॉलिड मटेरियल में उतने इफेक्टिव नहीं है। कन्वेक्शन करंट्स आर मोर इफेक्टिव इन लिक्विड मटेरियल। सो अगर हम ये मान लें कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है या इनसाइड द अर्थ है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है, वो अगर कन्वेक्शन करंट के रूप में हो तो भी वो जल्दी मूव हो जाना चाहिए। बट ये जो मूवमेंट है ये लिक्विड पोर्शन में इफेक्टिव है, सॉलिड फॉर्म में उतना इफेक्टिव नहीं है। अब हम अगर बात करें कि जो अर्थ है उसको जो एनर्जी मिल रही है, जो उसका टेम्परेचर इतना हाई है, उसके सोर्सेज क्या हैं, वो कौन से सोर्स हैं जिनसे अर्थ को एनर्जी मिल रही है? तो वो दो मेन सोर्स है, पहला सन और दूसरा है इंटीरियर पार्ट। और इंटीरियर पार्ट में क्या है? रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। माउंटेन बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, प्लेटू जो बनते हैं, फोल्ड होता है, फोल्डिंग होती है, वोल्केनो है, सिस्मिक एक्टिविटी जो हो रही है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। सन क्या क्या है? सन की जो हीट है अर्थ को गर्म तो करती है, बट जब रेडिएट होता है तो वो क्या करती है? वो एटमॉस्फेयर को सर्कुलेट करती है। जियोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस जो उसको एक्टिवेट करती है। डेन्यूडेशनल जो प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर बादल बनना, बारिश होना, एयर मूवमेंट, जो विंड मूवमेंट जो हो रहा है, ह्यूमिडिटी, ये कौन कंट्रोल करता है? सन एनर्जी कंट्रोल करती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एवोपरेशन, रेनफॉल, स्नो, स्नो का मेल्ट होना, फिर रिवर्स के फॉर्म में वो समुद्र तक आना, ये पूरा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो प्रोसेस है, जो एवोपरेशन है, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय सोलर हीट। एंड द लास्ट वन, डेन्यूडेशनल प्रोसेस। डेन्यूडेशन मीन्स इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, वेदरिंग, these are also controlled by sun energy। इंटरनल हीट में क्या है? कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, कोई ना कोई नया पार्ट कंस्ट्रक्ट होता है, लाइक इनसाइड द अर्थ। जैसे एंडोजेनिक फोर्सेज है, जब वो एंडोजेनिक फोर्सेज एक्टिव होगी तो क्या होगा? अपसाइड मूवमेंट होगा, तो माउंटेन्स बिल्डिंग होगी, प्लेटो का फॉर्मेशन होगा, फोल्ड होंगे, फॉल्टिंग होगी, यानी कि क्रैक्स आएंगे। वोल्केनो जब एरप्ट होगा तो मैग्मा आएगा, मैग्मा अपने साथ एनर्जी लेके आता है, सैंड वो डस्ट लेके आता है, ऐश लेके आता है, डिफरेंट गैसेस लेके आता है, हीट रिलीज करता है, सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो क्या होगा? क्रैक्स हो जाता है। भुज में जो अर्थक्वेक आया था 2000 के अंदर, क्रैक्स आ गए थे, हीट रिलीज हुआ था, मैग्मा बाहर आ रहा था। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, प्लेट जो मूव करती है, ये भी क्या करती है? एनर्जी को रिलीज करती है। सेकंड जो है, एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं वो कैसे बताती है, वो कैसे हमें नॉलेज दे रही है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, जो एक्रीशन और एग्रीशन ऑफ सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स विच इज नोन एज प्लैनेटेसिमल थ्योरी, वो क्या कहती है कि द कोर ऑफ द अर्थ इज इन सॉलिड फॉर्म, कि जो अर्थ का कोर है वो सॉलिड है। सेकंड जो थ्योरी दी गई थी, टाइडल हाइपोथेसिस जो दिया गया था, उस हाइपोथेसिस के अनुसार यह माना गया कि जो अर्थ का जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि टाइडल मटेरियल के कारण जो लिक्विड पार्ट है, जो सन से जो अर्थ अलग हुई थी, तो वो लिक्विड फॉर्म में अलग हुई थी। जो नेबुलर हाइपोथेसिस है लाप्लास का, वो ये कहता है कि अर्थ का जो कोर है वो भी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसने एज्यूम किया नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि अर्थ कोर शुड बी इन लिक्विड स्टेट। जियोपेट्रीज और रीटर ने ये एज्यूम किया कि जो अर्थ का जो कोर है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, बट उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर अर्थ का कोर गैसियस फॉर्म में होगा तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, एमर्ज हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। तो जो हमारा थर्ड मेन सोर्स है वो है नेचुरल सोर्सेस लाइक वोल्केनिटी, यानी कि वोल्केनोस जो इरप्ट होते हैं। वोल्केनो इरप्ट हो रहे। वोल्केनो कैसे होता है कि इनसाइड द अर्थ जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो अर्थ की कुछ लेयर्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर्स कहते हैं। क्योंकि जैसे ही वोल्केनो इरप्ट होगा तो मैग्मा कहां से आएगा, इन्हीं मैग्मा चैम्बर से ही मैग्मा की सप्लाई होगी, और यही मैग्मा क्रैक्स के सहारे, फीचर्स के सहारे, किसी होल के सहारे, थ्रू द होल्स इट विल कम ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लावा। किसमें, लावा की फॉर्म में आएगा। सो इसमें जो कुछ पार्ट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं, बट लोअर लेयर्स में जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर हम ये देखें इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज तो अर्थ शुड बी इन लिक्विड फॉर्म, बट दिस ट्रेंड ऑफ has been rejected. This trend of increasing temperature has been rejected because increasing pressure also increases the melting point of the rocks. So that is why the core of the earth is in solid form, because at so much depth the pressure on the lower lying rocks has mounted so much that it increases the melting point of the rocks. Okay, core of the earth should be in solid form. So ये क्या कहता है कि अर्थ का जो कोर है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक इज रिड्यूस्ड। अपर लेयर में क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि जैसे अपर लेयर जो है, जो जैसे ही हम कोर से आउटर सरफेस की तरफ आएंगे तो रॉक के ऊपर से क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी कि वाइस वर्सा है, इनसाइड में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, अपर सरफेस की तरफ आएंगे तो प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए अपर लेयर के अंदर जो रॉक्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और इसलिए जो मेल्टन मैग्मा है वो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे क्या हो जाता है, लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ आ जाता है। बट अभी भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक नॉलेज अवेलेबल नहीं है वोल्केनिक एक्टिविटी में, कि अर्थ के अंदर जब वोल्केनो जाते हैं तो ये जो मैग्मा है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये कितनी डेप्थ पे है, क्या अंदर में भी जो अर्थ है वो लिक्विड फॉर्म में है, कितनी गहराई तक लिक्विड फॉर्म में है वो, और कहां तक वो सॉलिड फॉर्म में है। क्योंकि हम देखते हैं अपर जो पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब वोल्केनो आते हैं तो हमारे पास लावा लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। लेकिन अगर हम प्रेशर डेंसिटी को देखें तो जो कोर ऑफ द अर्थ है वो किस में होना चाहिए, वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। थैंक यू।